देखिए हमारा टॉपिक जो है नेक्स्ट वो है मूल अधिकार। भारतीय संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, मूल अधिकार, जो संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद आपसे पूछे तो 12 से लेकर 35 तक है। हमने 2 भाग छोड़ दिए हैं, भाग 1 और भाग 2 आपके सिलेबस में है नहीं, हालांकि बाद में हम भाग 1 पढ़ लेंगे इनडायरेक्टली। भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, वो आपके सिलेबस में है नहीं नागरिकता, तो उसको अपने नहीं पढ़ रहे, तो हम डायरेक्ट आ रहे हैं भाग 3 पर, मौलिक अधिकार। भाग 3 का जो कॉन्सेप्ट है, पहला प्रश्न ये बनता है किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो कौन सा देश है? यूएसए। अमेरिका के संविधान से ये कॉन्सेप्ट ग्रहण किया गया है। देखो ये कॉन्सेप्ट ग्रहण किया गया है, मौलिक अधिकार नहीं ग्रहण किए गए। मौलिक अधिकार हमने बनाए हैं, पर मौलिक अधिकार नाम की कुछ चीज होती है, ये हमने कहां से सीखा है? अमेरिका से। फिर हमें मौलिक अधिकार जो बनाए, इसमें क्या रखना है क्या नहीं रखना, भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल, वो हमने बाद में रखे हैं। तो पहला प्रश्न क्या बनेगा कि मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? 3। कौन से अनुच्छेदों में है? तो 12 से लेकर 35 तक। किस देश से यह कॉन्सेप्ट ग्रहण किया गया? अमेरिका। इतनी बातें क्लियर? फिर प्रश्न आता है कि सबसे पहले मौलिक अधिकारों की डिमांड किसने की? 2-3 बातें आएगी। देखो 1895 में अगर आपको पता हो तो एक विधेयक था जिसका नाम था स्वराज्य विधेयक। कोई बता सकता है किसके द्वारा ये लाया गया था, रखा गया था? स्वराज्य विधेयक बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक? अरे एक ही है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य उनकी उपाधि है, लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। तो उनके द्वारा स्वराज्य विधेयक लाया गया और उसमें मौलिक अधिकारों की डिमांड की गई। गांधी जी ने भी मौलिक अधिकारों की डिमांड की। जब हमारा संविधान बनाया गया तो हमने भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कर दिया, अमेरिका के संविधान से कॉन्सेप्ट ग्रहण किया। ये इसका एक पक्ष हो गया। फिर दूसरा है कि मौलिक अधिकार हमने संविधान में रखे हैं, तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है इसका? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या दोनों है, या दोनों नहीं है? यानी मौलिक अधिकार नकारात्मक है कि सकारात्मक है, या नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है, या दोनों ही नहीं है? तो देखो नकारात्मक क्या होता है, पहले ये देखो, आपने पढ़ा भी होगा बकायदा, ऐसी बात नहीं। अगर आपने 11वीं क्लास में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो आपने नकारात्मक और सकारात्मक पढ़ा होगा। पढ़िए 11वीं क्लास में पॉलिटिकल साइंस। आपके पास हर चीज का जवाब है, और काश आपके पॉलिटिकल का जवाब होता, होती तो भी नहीं होता। हाँ, नकारात्मक का मतलब होता है जिस सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाता वो नकारात्मक होता है। मैं कहूँ कि आपको क्लास से बाहर नहीं जाना है, तो ये मेरा सेंटेंस कैसा है? नकारात्मक है। तो राज्य पे कुछ रोक लगा दी गई कि राज्य को क्या क्या नहीं करना है। देखो सही में मौलिक अधिकार नहीं है, ये राज्य पर प्रतिबंध है। जो राज्य पर प्रतिबंध लगा दिए वही हमारे मौलिक अधिकार हो गए। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर मैं दूसरी तरफ ये बोलूं कि मुझे आपको चुप कराने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब आपको बोलने का अधिकार है। मैं आपको बाहर जाने से नहीं रोक सकता, इसका मतलब आप जब चाहे बाहर जाए। मैं आपको क्लास के बीच में कुछ भी ऐसा वैसा बोलने से नहीं रोक सकता, इसका मतलब आप जो चाहे बोले। ये आपका क्या हो गया? अधिकार हो गया। मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछ सकता, आपका अधिकार हो गया, है ना? तो मुझे रोका गया ना, मुझे क्या क्या रोका गया कि मैं आपको चुप नहीं करवा सकता, मैं आपको बाहर जाने से नहीं रोक सकता, मैं प्रश्न नहीं पूछ सकता। तो नहीं करके मुझे रोका गया, जो मुझे रोका गया वो आपकी क्या हो गई? अधिकार हो गए। ऐसे ही राज्य को रोका गया कि राज्य समानता का उल्लंघन नहीं करेगा, स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करेगा, शोषण नहीं करेगा, धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। नहीं आ रहा है ना, धार्मिक कर नहीं लगाएगा, धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, शोषण नहीं करेगा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम नहीं करवाएगा।
तो ये क्या हो गए? अधिकार हो गए। इसका मतलब मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? नकारात्मक है, ओवरऑल नकारात्मक है। लेकिन सुन लो पहले पूरा, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सकारात्मक भी हैं, कुछ हैं, अधिकांश नकारात्मक है, प्लस में कुछ क्या है? सकारात्मक है, कुछ पॉजिटिव भी है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन ए नकारात्मक, ऑप्शन बी सकारात्मक, ऑप्शन सी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो दोनों। लेकिन अगर मान लो प्रश्न ऐसे आ जाए कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति है नकारात्मक, सकारात्मक, उसके बाद में दो ऑप्शन और आ जाए इस तरीके से, तो आपको एक चुनना है, तो क्या चुनेंगे? नेगेटिव। मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। क्लियर? इतना याद रह जाएगा? वेरी गुड। फिर है, जब हमारा संविधान बनाया गया था 1950, जिसको अपने मूल संविधान कहते हैं, उसमें कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 थे। और वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। इसका मतलब एक अधिकार कम हो गया। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। वेरी गुड। तो ये 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में। ये किया गया था मोरारजी देसाई सरकार द्वारा। मोरारजी देसाई जब हमारे प्रधानमंत्री बने थे 1977, केंद्र में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ये प्रश्न आएगा, बार बार पूछा जाएगा, पहली गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में किसके नेतृत्व में बनी? मोरारजी देसाई। हालांकि मोरारजी देसाई मूलतः कांग्रेस के थे, आगे हम इनकी बात करेंगे। तो 44वां संविधान में संशोधन करके संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया। आर्टिकल 31 में था ये, वहां से निकाल के इसको ले गए अनुच्छेद 300A में। तो ये मूल अधिकार था, इसको बना दिया कानूनी अधिकार। पहले क्या था? ये 1950 से लेकर 1978 तक ये मूल अधिकार था कि जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें, जितनी चाहें संपत्ति रख सकते हैं। लेकिन अभी कानूनी अधिकार है, तो कानून के भीतर रहते हुए, कानून की सीमाओं के भीतर रहते हुए आप कब, कहां, कैसे और कितनी संपत्ति रखेंगे। अब आप जितनी चाहे संपत्ति नहीं रख सकते। आप अपने ही अकाउंट से अपनी संपत्ति को जब चाहे नहीं निकाल सकते और जितनी चाहे नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं क्या? जीरो बैलेंस का खाता है, 5 लाख एक साथ निकालना है, निकालोगे क्या? खाता फ्रीज हो जाएगा। या 10 लाख इकट्ठा डाल दोगे क्या उसमें? ये कानूनी अधिकार है। आपकी प्रॉपर्टी आप ही नहीं निकाल सकते, क्योंकि अभी आप कानून की सीमाओं के भीतर हो। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को यहां से हटाकर अनुच्छेद 300A में ले जाया गया और इसको बना दिया गया कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार, लीगल राइट। पहले ये था फंडामेंटल राइट। अभी संपत्ति का अधिकार नहीं है, तो अधिकार बचे आपके पास 6। कौन कौन से अधिकार है आपके पास? पहला अधिकार है आपके पास समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा कौन सा अधिकार है आपके पास? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 6 मौलिक अधिकार आपके हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहां पे एक पहले अधिकार हुआ करता है जिसके बीच में, दोनों के बीच में संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था, वो अब आपका समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में आपके पास जो मौलिक अधिकार है वो टोटल 6 है। हम पहले पढ़ चुके हैं मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? नकारात्मक है ना। हालांकि मैंने कहा नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हैं, बट ओवरऑल नकारात्मक है, ये आपको याद रखना है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? नकारात्मक। मैंने आपको बता दिया पहले, इसमें रोका गया कि राज्य क्या नहीं करेगा। राज्य के हाथ बांधना ही हमारे अधिकार है। राज्य धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा, राज्य धार्मिक कर नहीं लगाएगा, राज्य शोषण नहीं करेगा,
राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, स्वतंत्रता का हनन नहीं करेगा, तो वो हमारे अधिकार हो गए। राज्य को रोका गया है, इसका मतलब मौलिक अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, यानी देखा जाए तो मौलिक अधिकार और राज्य एक दूसरे के टकराव की स्थिति में है। राज्य की शक्ति को कम कर देना ही क्या है, मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। राज्य जो नहीं कर सकता वो हमारे मौलिक अधिकार है। जो राज्य नहीं कर सकता, राज्य शोषण कर सकता है क्या? तो हमारा अधिकार होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। राज्य यहाँ पे धार्मिक कर लगा सकता है क्या? तो ये हमारा मौलिक अधिकार हो गया कि धर्म पे को कर नहीं लगेगा। राज्य आपको धार्मिक शिक्षा दे सकता है क्या? तो ये हमारा मौलिक अधिकार हो गया। राज्य आपको घूमने फिरने से रोक सकता है क्या? तो ये हमारा मौलिक अधिकार हो गया। तो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। अब प्रश्न आता है कि राज्य कौन है? ये राज्य का मतलब क्या है? राज्य में आप किसको रखेंगे? देश में मतलब भारत सरकार, मतलब कि भाई केंद्र सरकार आपको घूमने फिरने से नहीं रोक सकती, बाकी रोक सकते हैं। तो राज्य का मतलब क्या है यहाँ? मतलब भारत, मतलब भारत आपको घूमने से नहीं रोक सकता। तो भारत कौन है? भारत को व्यक्ति है? भारत को भौतिक वस्तु है? तो भारत में, भारत का मतलब क्या है? भारत एक सॉफ्टवेयर है। तो राज्य से क्या आशय है? संविधान निर्माताओं को पता था कि ऐसे ऐसे करके एक बैच आएगा बहुत इंटेलिजेंट, वो बार बार पढ़ेगा राज्य। मैं भी बता रहा था कि राज्य आपको घूमने फिरने पे रोक नहीं लगा सकता, राज्य धार्मिक कर नहीं लगा सकता, राज्य शोषण नहीं कर सकता। ये राज्य क्या बला है? तो आर्टिकल 12, पहला ही आर्टिकल कौन सा है? 12, अनुच्छेद 12 में बता दिया गया कि राज्य क्या है। क्योंकि पढ़ोगे बार बार 35 तक राज्य राज्य करते रहोगे, उन्होंने कहा कि पहले ही आर्टिकल में बता देते हैं ताकि ये बैच आगे कंफ्यूज ना हो। तो पहले ही बैच में बता दिया गया कि राज्य का मतलब क्या है। तो इसमें राज्य शब्द की परिभाषा है। शब्दों को समझना जरा। राज्य क्षेत्र की परिभाषा कहाँ है? राज्य क्षेत्र की परिभाषा कहाँ है? राज्य शब्द की परिभाषा कहाँ है? अनुच्छेद 12 में। राज्य शब्द, राज्य किसे कहते हैं? अनुच्छेद 12। राज्य में क्या क्या आता है? अनुसूची 1। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ राज्य शब्द की परिभाषा है कि राज्य का मतलब क्या है। राज्य का मतलब होता है इस देश की सीमाओं के भीतर जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो राज्य है। जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ट्रेन, बस, ट्रक, जो भी सरकारी है वो राज्य है। सरकारी टीचर है वो राज्य है। और जब राज्य है तो उसकी जो परिभाषा है आर्टिकल 12 में है। जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, ऐसी संस्थाएं जिसकी स्थापना सरकार ने की है, वो राज्य शब्द की परिभाषा में आएगी। प्लस में कुछ संस्थाएं ऐसी है जिसकी स्थापना तो सरकार ने नहीं की, परंतु सरकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वित्तीय सहायता जो संस्था लेती है वो भी राज्य में आता है। यहां पे आपने देखा होगा सेंटर खोले रहते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। किसने खोले? हम में से किसी ने खोले, पर वो सरकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वित्तीय सहायता लेते हैं, वो राज्य श्रेणी में आएगा। मौलिक अधिकार आपको राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो अकेडमी है ये राज्य शब्द की परिभाषा में आती है क्या? क्या इसकी स्थापना राज्य ने की, सरकार ने की? क्या सरकार कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली वित्तीय सहायता दे रही है? तो क्या ये अकेडमी राज्य शब्द की परिभाषा में आती है? तो क्या इसके विरुद्ध आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है? नहीं। आपका समानता का अधिकार है ना? समानता का मतलब सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अब हम यहाँ पे एक बच्चे की फीस लें 10,000, एक बच्चे की फीस लें 5,000, एक 2,000, एक को फ्री पढ़ाएं, तो जिसने 10,000 फीस दी है वो कोर्ट चला जाएगा क्या कि भाई मेरे से 10,000 फीस ली है, मेरा साथी फ्री में पढ़ रहा है, ये मेरे साथ भेदभाव हो गया? वो कोर्ट जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। आप सरकारी हॉस्पिटल में गए, वहां पे 10 रुपए की स्लिप कटती है, वो अब तो शायद बंद भी हो गई। आपसे 10 रुपए ले लिए और आपके साथी को फ्री में वो पर्ची काट दी, आप कोर्ट चले जाओगे 10 रुपए के लिए। भाई ये क्या बात है? क्योंकि आपको इनडायरेक्टली पता है कि वो राज्य है। आप एक ही कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपकी फीस लगी 300
और आपके साथी वो सेम कैटेगरी सेम कंडीशन में है, उसकी फीस लगी 150 रुपए, आप कोर्ट चले जाओगे, ये क्या मतलब है? आप प्रिंसिपल से रौला कर लोगे कि मेरा 300 उसका 150 क्यों भाई? यहाँ पे एक बंदे को फ्री पढ़ा रहे हैं, एक से 10,000 ले रहे हैं, 10,000 का चक्कर है, फिर भी नहीं बोल रहे आप, क्योंकि आपको पता है कि ये राज्य की श्रेणी में नहीं आता। आप सरकारी स्कूल में जाओ एडमिशन लेने, उन्होंने कहा कि हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे आए, हमने कहा एडमिशन नहीं देंगे, तो क्या करोगे? केस नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये राज्य शब्द की परिभाषा में नहीं आता। इसका मतलब है कि बहुत सारे मौलिक अधिकार आपको यहाँ पर प्राप्त नहीं। अब आप समझिए राज्य का मतलब क्या है। तो सरकारी संस्थाएं जितनी हैं वो राज्य शब्द की परिभाषा में आती है, और वही मौलिक अधिकार आपको प्राप्त है। आपको समानता का अधिकार है, आप मेरे घर में जाएंगे, चलो मैं भी यहाँ पे रहूंगा, रहोगे क्या? क्योंकि वो राज्य शब्द की परिभाषा में नहीं आता। जबकि आपको कि हमें तो समानता का अधिकार है, ये रहे भले मैं रहूं, नहीं है, क्योंकि आपको अधिकार राज्य में है और मेरा घर राज्य की श्रेणी में नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही होगी। तो मौलिक अधिकार आपको राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। मैं यहाँ पे पढ़ाने आ रहा हूं और मैं 3 घंटे नहीं पढ़ाऊंगा, आपको बातें करके चला जाऊं, अब क्या करोगे? ज्यादा क्या कर सकते हो? फीस वापस ले सकते हो, क्या मेरे खिलाफ केस कर दोगे? और यही मैं सरकारी स्कूल में जाऊं, अगर मान लो वहां नहीं पढ़ाऊं तो, क्योंकि मैं राज्य शब्द की परिभाषा में हूं, क्योंकि मैं राज्य में हूं उस समय। तो मौलिक अधिकार आपको राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, मेरे विरुद्ध, तेरे विरुद्ध नहीं है। समझ गए? इसीलिए मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। राज्य को रोकना आपके मौलिक अधिकार। और अनुच्छेद 12 में बता दिया कि भाई देख लो, बार बार पढ़ोगे राज्य, राज्य क्या होता है? ये राज्य होता है जितनी भी संस्थाएं हैं जिसकी स्थापना सरकार ने की है, और ऐसी संस्थाएं जो कि भले ही निजी है लेकिन सरकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वित्तीय सहायता ले रही है, वो संस्था राज्य है। तो वहां पर आपको मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे। क्लियर?